गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है आपके चैनल फ्यूचर क्रिएटर एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त क्षितिज राखड़े। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से हमारी एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, बहुत ही आसान मेथड में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम इसमें क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है रियल नंबर। इस टॉपिक में बच्चों हम लोग जो जो चीज़ें कवर करने वाले हैं हमारी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कवर करने वाले हैं किसे, रियल नंबर्स को, कि मतलब रियल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक को हम क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद हम नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे कि होता क्या है। उसके बाद हम इसी तरीके से एलसीएम और एचसीएफ पर भी बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि नंबर्स होते क्या हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा, नंबर सिस्टम एक होता है जिसके अंतर्गत हम सारे नंबर्स को क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। जैसे नंबर्स में हम देखेंगे नंबर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं, एक होता है हमारा, एक हो जाता है हमारा रियल नंबर, और सेकंड हमारा कौन सा होता है, आपका इमेजिनरी नंबर। तो हम रियल नंबर और इमेजिनरी दोनों ही को हम बारी बारी से देखने वाले हैं। फर्स्ट में इमेज रियल नंबर जो होते हैं बेटा, रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला हो गया हमारा कौन सा, रेशनल नंबर, दूसरा हमारा हो गया इरेशनल नंबर। साथ ही रेशनल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, एक हमारा हो गया इंटीजर के फॉर्म में होता है, और एक होता है हमारा फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस भी 2 तरीके से होती है। कौन कौन सी, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरी क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे रियल नंबर्स होते क्या हैं। हम देखेंगे पहले कि हमारे रेशनल रियल नंबर का जो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर को समझेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या है। तो रेशनल नंबर के लिए हमारे पास यूनिट होती है कि ऐसे नंबर जिसे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पाए, जहां पर जो क्यू होगा वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर इस तरीके की कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है, तो हम बोल सकते हैं वो कि क्या है, वो एक रेशनल नंबर है। जैसे कि अगर अपने एग्जाम्पल भी देखेंगे, हम ले रहे हैं एक नंबर 4 अपॉन में 5, जहां पर जो 5 है ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अगर इस तरीके से हम किसी भी नंबर को क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए, तो हम कौन से नंबर बोलते हैं, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। साथ ही साथ अगर कोई आपका क्या है, होल नंबर है, उसे भी हम रेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। जैसे कि आप देखोगे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ऐसे कोई भी नंबर्स, इन्हें हम सारे के सारे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या कर पाएंगे, इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आता है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे नंबर जिसे हम क्या कर पाते हैं, करनी के फॉर्म में लिख पाते हैं। मतलब जो ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर हो, अंडर रूट में हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या या तो इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे कि रेडिकल थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है। रेडिकल 2 भी क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। रेडिकल 5 इरेशनल नंबर है। रेडिकल 6 इरेशनल नंबर है। रेडिकल 7 इरेशनल नंबर है। रेडिकल 8 इरेशनल नंबर है। मतलब इस टाइप के जितने भी नंबर्स आएंगे, सारे के सारे नंबर्स कौन से होंगे, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। एक्सेप्ट क्या होता है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि करनी 4, करनी 9, करनी 16, करनी 25, ये सारे के सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ये सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि जब हम 4 को देखते हैं तो 4 को हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2। 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरीके से 16 को आप क्या लिखोगे, 4 मल्टीप्लाई 4। और 25 को आप क्या लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5। जब भी हम देखते हैं तो ये नंबर्स अंदर क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। सारे नंबर्स के क्या बन रहे हैं, यहाँ पर पेयर बन रहे हैं। और जब भी किसी नंबर का पेयर बनता है तो वह अंडर रूट से जब बाहर निकलता है तो सिंगल डिजिट में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। देखिए ये नंबर्स क्या है, अंडर रूट के बाहर है। एक्चुअल में रेडिकल 4 है, रेडिकल 4 की वैल्यू क्या होती है, हमारी 2। इसी तरीके से रेडिकल 9 की वैल्यू क्या होती है, 3। रेडिकल 16 की वैल्यू क्या होगी, 4। और रेडिकल 25 की वैल्यू क्या होगी, 5। इसीलिए जो नंबर किसी भी का भी परफेक्ट स्क्वायर होता है वो कभी भी हमारा इरेशनल नंबर नहीं कहलाता है। इसके बाद आएंगे इंटीजर। अब देखेंगे इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर क्या होता है बेटा, कि हमारे ऐसे नंबर जो किस किस फॉर्म में हो, या तो 0 हो, या तो क्या हो, नेगेटिव फॉर्म में हो, या तो हमारे पॉजिटिव हो।
नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और सॉरी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और हमारे कौन, जीरो। अगर इस टाइप के जो नंबर है तो हम इसे क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप ले सकते हैं एग्जांपल में, हम जैसे नंबर लाइन के हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये हमारा हो गया जीरो, जब भी इधर वैल्यू आएगी वो आएगी, वो पॉजिटिव वन आएगी, टू आ जाएगी, थ्री आ जाएगी, धीरे जब आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पर इन्फिनिटी तक जाएंगे। सिर्फ इस साइड पे भी क्या होगा हमारी वैल्यू, -1, -2, -3, -4, इधर भी जो वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, इनफाइनाइट नेगेटिव तक की जाएगी। मतलब ऐसे नंबर जिसमें जीरो इंक्लूड होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं, सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, तो ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, या तो उसे पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर्स के बाद जो आता है नंबर, वो होता है हमारी फ्रैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है बेटा, तो फ्रैक्शन जो होती है हमारी, फ्रैक्शन के बारे में आप समझेंगे। फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जिससे हम क्या लिख पाए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर कोई भी नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि हिंदी में हम बात करेंगे कि न्यूमरेटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर को हम हिंदी में बोलते हैं अंश, और डिनोमिनेटर को हम क्या बोलते हैं, हर। अगर कोई भी नंबर अंश अपॉन हर के फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रैक्शंस कहलाती है, ठीक है ना। फ्रैक्शंस जो होती है नॉर्मली क्या होती है, दो तरीके की होती है। जैसे कि आपने देखा एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक आप देखोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है बेटा कि जिसमें हमारा डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब हर का मान जो होगा, जो हर का मान होगा ये बड़ा होगा किससे, अंश से। अगर इस तरीके की कोई फ्रैक्शन है तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप ले लोगे 3/5, यहाँ पर हर का मान कितना है, 3 है, और अंश कितना दिया हमारा, 5 दिया। मतलब कि यहाँ पर जो 5 है ग्रेटर देन है किससे, 3 से। इस टाइप की जो भी फ्रैक्शन होगी हमारी कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसे कि अगर आप एक और एग्जांपल लेंगे 4/5, यहाँ पर भी क्या है हमारा, यहाँ पर भी जो 5 है वो ग्रेटर देन है किससे, 4 से। इस तरीके के जो भी नंबर होते हैं जिसमें हर का मान सदैव अंश से क्या हो, बड़ा हो, ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको बोलेंगे, कि जिसमें अंश का मान क्या हो, हर से बड़ा हो। जैसे कि आप देखोगे इसी तरीके से फ्रैक्शन को 5/3, जहां पर जो 5 है वो 3 से क्या है, बड़ा है। इस तरीके की जब भी फ्रैक्शन आती है जहां पर अंश का जो मान है वो हर से क्या होता है, बड़ा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आती है इसी को ही हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखते हैं। जैसे कि आप 5/3 है तो 5/3 को आप किस फॉर्म में लिखेंगे, 1 सही 2/3, है ना, 1/2/3 या 1 सही 2/3। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि हम लेते हैं 8/3, ये भी क्या है, हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो अंश का मान है वो हर से क्या है, बड़ा है। जब भी हम इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 सही 2/3। मतलब जब कैसे सॉल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, दोनों की जो नीचे की नंबर्स है इनका आपस में क्या होता है, गुणा, और ये नंबर ऊपर जाकर क्या हो जाता है, प्लस। तो आप देखोगे 3 2 जा 6, और 6 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8, है ना। तो बेटा आप जो है 8/3 को क्या लिखेंगे, 2 सही 2/3, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, फ्रैक्शंस होती है, जो कि दो तरीके की होती है, एक होती है प्रॉपर, दूसरी कौन सी होती है, हमारी इम्प्रॉपर, ठीक है। अब आया हमारा काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या होती क्या है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर्स, जिसका हम सिर्फ इमेजिन कर पाते हैं, जिसका रियल में कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि आई की बात करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है ना। और आयोटा का जो मान होता है बेटा वो क्या होता है, आयोटा का मान होता है -1 के इक्वल होता है। ये हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। और जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू हमें अंडर रूट में किस में दिख जाए, नेगेटिव फॉर्म में, तो ये भी हमारे कौन से होते हैं, काल्पनिक नंबर होते हैं, ठीक है ना। कोई भी नंबर हो अगर वो नेगेटिव फॉर्म में है मतलब वो क्या है, हमारा काल्पनिक नंबर है। अगर वो क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है तो हमारा क्या है, काल्पनिक नंबर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आने वाले हम रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमने पढ़ चुका है क्या होते हैं, ठीक है ना। तो वही वास्तविक संख्याओं का ऐसा व्यापक समूह
जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। और इसमें हमने देख लिया बेटा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही शामिल होती है, ठीक है ना। तो हम अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब अंक गणित का मूलभूत सिद्धांत। यह हमारी एनसीईआरटी बुक के टॉपिक रियल नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसको बहुत ही आसानी से समझा जाएगा और सभी लोग इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है। लिखा है एवरी होल नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस वे ऑफ राइटिंग इज यूनिक। मतलब एक से बड़ी प्रत्येक पूर्ण संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या बोल रहे बेटा कि एक से बड़ा, मतलब कोई नंबर जो होना चाहिए वो किससे बड़ा होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जो हमारा नंबर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, 1 से। अगर कोई भी नंबर 1 से बड़ा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब हम उसे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देखोगे 12, तो हम 12 को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, आप देखेंगे 12 है, 12 को आप क्या लिख सकते हैं, जब हम फैक्टर्स निकालते हैं 12 के तो होते हैं 2, 2 और ये 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है ना। जब हम इसे लिखेंगे तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। देखेंगे आप यहाँ पर जो 2 और 3 है, दोनों के दोनों नंबर कौन से हैं, ये दोनों के दोनों हमारे कौन से नंबर है, ये दोनों के दोनों हमारे कौन से नंबर है, ये हमारे हैं प्राइम नंबर्स। तो अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो हमें यही चीज के लिए अलाउ करता है कि कोई भी पूर्णांक, देखो जैसे आपने देखा यहाँ पर कि पूर्णांक आपका होल नंबर है, इससे आप क्या कर पा रहे हो, उसको प्राइम फैक्टर्स में क्या कर पा रहे हो, ब्रेक कर पा रहे हो। ये हम किसकी मदद से करते हैं, तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से करते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे 45। 45 को हम क्या लिखेंगे कि 3 मल्टीप्लाई 5, जहां पर हो रहा है 3 3 9 और 9 5 45। इसको भी हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। जहां पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा 3 है, 3 भी हमारा क्या है, ये प्राइम नंबर है, और 5 भी हमारा क्या है, ये प्राइम नंबर्स है, दोनों के दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अच्छे से क्लियर होगा कि इसकी हेल्प से हम किसी भी होल नंबर को क्या कर पाएंगे, हम उसे प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है ना। यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में आता ही आता है। आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन रखेंगे जिसमें आप निकाल के दिखाएंगे कि 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, और इसका आंसर आप कमेंट के द्वारा करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बेटा हमारी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज हमारी 1.1, उसकी फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब जितने भी नंबर्स है इनको हमें क्या करना है, इन नंबर्स को हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है बताते हैं। किसी भी नंबर को हमको ब्रेक करना है तो हम उसे क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे उसके। जैसे हमें किसको ब्रेक करना है बेटा 140 को, 140 को जब हमको ब्रेक करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। कितने टाइम जाएगा, 17 टाइम। फिर 2 से टेबल पढ़ेंगे कितने बार जाएगा, 35 टाइम। फिर 5 से 5 7 जा और ये हो जाएगा 7 1 जा। मतलब कुल मिलाकर 140 जो है, 140 को हम किस फॉर्म में लिख पाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। जब आप इसे देखेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो 2 है, हमारा 2 भी क्या है बेटा, ये प्राइम फैक्टर है, ये भी 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 140 का जो प्राइम फैक्टर है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और यही इसका क्या होने वाला है, यही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मार दिया 156। अब आप देखेंगे कि 156 का प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 156 का प्राइम फैक्टर्स में जब हम निकालेंगे तो हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएगा, 2 7 जा 14, कैरी में आया 1, और 2 8 जा 16। इसी तरीके से फिर 2 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि 2 3 जा 6, कैरी में आएगा 1, 3 2 9 जा 18। अब 3 से दे देंगे टेबल, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब क्या हो जाएगा, 13 1 जा 13। मतलब जो हमारा 156 है, 156 का प्राइम फैक्टर्स क्या है, तो 156 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसको आप लिखोगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, है ना। तो जो 156 है बेटा उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है,
2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 3825। अब 3825 जो है, 3825 देखते हैं किससे ब्रेक होने वाला है। 3825 जो है, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसके बाद जब जाएगा बेटा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है ना, 1 2 7 5 टाइम जाएगा, फिर हम 3 से ही देंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 16 और 3 5 जा 15। अब हम टेबल पढ़ने वाले 5 का, कितने में जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा बेटे, 17 टाइम। और जब फिर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाने वाला है, 1 टाइम। मतलब 3825 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है, 3825 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। और इसे आप किस फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। ठीक है ना, तो 3825 का जो फैक्टराइजेशन है वो आपका क्या हो चुका है, 3825 का जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होगा वो होने वाला है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। और यही हमारा क्या होगा बेटा, यही हमारा इसका आंसर होने वाला है। यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम, जो कि हमारा है 5005 दिया बेटा। चलो इसको हम प्राइम फैक्टर्स में इसको हम ब्रेक करते हैं। 5005 हमें पता है 5 से डिवाइड होने वाला है, तो 5 1 जा 5 0 0 5, सॉरी 5 1 जा 5 0 0 1 होगा। कितने जाने वाले, 5 1 5 1 जा 5। ठीक है, अब उसके बाद जब भी हम इसका टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार जाने वाला, देखते हैं हम किससे, 5 से अब नहीं जाएगा, 7 से। तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, बचेगा 3, 7 4 जा 28, बचेगा 2 और 7 3 जा। ठीक है ना, अब किससे जाने वाले बेटा, 11 से। 11 1 जा 11 और 11 3 जा, फिर जाएगा 13 से, तो 13 1 जा। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कि 505 जो 5000 हमारा 5 है, इसका जो प्राइम फैक्टर है वो हो रहा है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। जहाँ पर आप देखेंगे कि 5 भी हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम नंबर है और 13 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 5005 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। और यही इसके क्या होने वाले प्राइम फैक्टर, जो कि हमारा आंसर भी यही होगा। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है बेटा ये है 7429। अब 7429 जो होता है, 7429 के जो फैक्टर्स हैं वो है हमारे 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ठीक है ना, और ये सारे के सारे नंबर्स कैसे, हमारे सारे के सारे प्राइम नंबर्स भी है। ठीक है ना, इसी में हमें क्या करना था, हमें सिर्फ और सिर्फ करना था। चलो बेटा अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं, जो कि हमारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। इसका मतलब बोल रहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम का, वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के। मतलब हमारे पास जितने भी नंबर्स दिए होंगे उसके क्या प्रोडक्ट के इक्वल होता है, हमें देखना है। ठीक है ना, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 26। तो देखेंगे 26 का क्या होता है, तो हम देखते हैं 26 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, 2 मल्टीप्लाई 13। इसी तरीके से 91 के फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा हमारे पास, 91 के फैक्टर्स होते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 13। जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, जब हम निकालने वाले हैं इसका एचसीएफ, ठीक है ना, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा, जो क्या हो दोनों में कॉमन हो, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 13, और हमारा जो निकलेगा एलसीएम, एलसीएम की जगह 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14 और 14 13 जा 182। ठीक है ना, मतलब हमारा एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम कितना हो गया 182। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है कि जो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है इज इक्वल में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द
नंबर्स। तो हम वेरीफाई करते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो एलसीएम हमारा कितना है यहाँ पर, एलसीएम हमारा है 182, HCF है हमारा कितना 13, और जो नंबर्स हमारे पास है वो क्या है 26 मल्टीप्लाई बाय 91, ठीक है ना। अब 182 मल्टीप्लाई जब हम 13 करेंगे तो हमारा आंसर आता है बेटा कितना 2366, 2366, और 26 मल्टीप्लाई 93 करेंगे तो 2366, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से हमें क्या करना है क्वेश्चन में, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद उनको वेरीफाई भी करना है, और वेरीफाई करने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा दोनों के दोनों कैसे होना चाहिए, वैल्यूज हमारी इक्वल आना चाहिए। अगर वैल्यूज इक्वल है तो हम बोलेंगे क्वेश्चन क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 510 मल्टीप्लाई बाय 92 है, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसको अपन कि 510 के जो फैक्टर्स होते हैं, 510 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। 510 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। आप इसे चाहे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 510 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, 2 5 10, और 2 5 10, 3 8 24, और 3 5 15। फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 से 1 35, फिर आप देंगे 17 से, 17 1 17, ठीक है ना। एज इट इज हम 92 का भी निकाल देंगे बेटा। 92 के जो फैक्टर्स होंगे, 92 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे, 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है ना। अब हम इसका क्या निकालेंगे, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, और ये 2, तो 2 का पेयर आ जाएगा एचसीएफ में, ठीक है ना। और साथ में हमें क्या दिख रहा है, और कोई कॉमन फैक्टर 3 है, पर यहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब एचसीएफ हमारा सिर्फ होने वाला है 2, और साथ साथ एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा बेटा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा वो होने वाला है 23460, 23460, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। चलो वेरीफाई कर देते हैं इसे। क्या हो जाएगा हमारा कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है ना। एलसीएम हमारा कितना आ गया है, एलसीएम हमारा आ गया है 23460, एचसीएफ है हमारा कितना 2, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट भी मतलब 510 और मल्टीप्लाई में 92, ठीक है ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आने वाला है इनका, ठीक है ना। जब हम इन दोनों का जब आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखेंगे 200, 2 6 12, 2 4 8, और 1 9, 2 3 6, और 2 2 4, मतलब 46920, और ये भी कितना आने वाला है 46920। इस तरीके से हमें क्या करना है, हमारे आंसर्स को वेरीफाई भी करना है, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया बस। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, यानी जो क्वेश्चन है आप होमवर्क में करेंगे, और फिर हमें कमेंट करके इसका आंसर देंगे, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, सिर्फ में एलसीएम और एचसीएफ बताना है, ठीक है ना। चलिए देखेंगे कैसे बताएंगे। फर्स्ट में हमारा हो गया नंबर क्या है 12 है, 12 को जो हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा 2 2
3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 15 का हो जाएगा बेटा कितना 3 मल्टीप्लाई 5, और जब 21 के हम निकालेंगे 21 के क्या हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है ना। अब हम क्या निकाल देंगे इसका HCF। चलिए देखेंगे HCF कौन कौन से हो सकते हैं। HCF हम देखते हैं, HCF हमें पता है क्या होते हैं जो तीनों में ही क्या हो कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है 3 ही कॉमन दिख रहा है। ये तीनों डिजिट को छोड़कर और कोई नंबर भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब हमारा जो HCF होने वाला है, HCF हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर HCF हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और LCM क्या होगा फिर हमारा, LCM में जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, बचे हुए नंबर्स सारे आ जाएंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 42, मतलब 420। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। अब जैसे देखेंगे कि यहाँ पर क्या है हमारे प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर से सारे के सारे 17 भी हमारा प्राइम नंबर है बेटा, 23 भी और 29 भी। जब आप इसके फैक्टर्स निकालोगे तो देखो जरा क्या होते हैं, 17 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 17, कुछ है ही नहीं। 23 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 23। इसी तरीके से 29 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 29। जब इसमें आप कॉमन देखोगे तो कॉमन में क्या दिख रहा है हमें, सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या है 1 1 और 1, तीनों में ही कॉमन क्या दिख रहा है हमें, सिर्फ और सिर्फ 1 1 दिख रहा है। तो हमारा LCM क्या होने वाला होगा, तो सॉरी हमारा जो HCF है, HCF हो जाएगा 1, और LCM क्या हो जाएगा बेटा हमारा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, ठीक है ना। जब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1 1 3 3 और 9, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे होमवर्क में करेंगे इसी तरीके से, इसका आप लेके आएंगे आंसर क्या होने वाला है। बोल रहा है कि गिव दैट HCF 306 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM। मतलब हमें बेटा दो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमें क्या करा उसने, दो नंबर्स गिवन है। अच्छा कौन कौन से नंबर गिवन है हम देखेंगे। फर्स्ट नंबर हम लेट कर लेते हैं, A इज इक्वल टू 306, और B इज इक्वल में क्या हो जाएगा फिर 657, ठीक है ना। इसके साथ हमें इसने हमें क्या दिया है HCF दिया है कितना 9। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है हमें LCM, ठीक है ना। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला हमारे पास कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है ना। अब हमारे पास बेटा HCF जो है, HCF कितना दिया हमारे पास, HCF है 9, LCM हमें क्या करना है फाइंड करना है। नंबर्स हमारे पास है 306 मल्टीप्लाई में 657, ठीक है ना। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होगा तो किसमें चले जाएगा, डिवाइड में जाएगा बेटा। देखो 9 से 306 कट जाएगा है ना, 9 3 जा 27 बचेगा 3, 9 4 जा 16, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 हो गया, 9 3 जा 27 बचेगा कितना 3, और 9 4 जा 36, मतलब कितना आ गया यहाँ पर 34 मल्टीप्लाई 657, ठीक है ना। तो LCM कितना होने वाला होगा हमारा, तो जो हमारा LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 223338। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से LCM, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में, इसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल रहे हैं क्या जो 6 की पावर n है वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 पर n हो सकती है, ठीक है ना। अब हमें पता है, चलो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को।
चलिए आगे देखते हैं। हमें पता है कि बेटा अगर कोई भी नेचुरल नंबर अगर एंड होगा 0 पर तो उसके लास्ट में क्या होगा, या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। हम देखते हैं कैसे। इफ एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0, क्या हो जाएगा, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 और इन अदर और इन अदर वर्ड्स it will also be divisible by it will also be divisible by 2 and 5 x। क्यों बेटा, देखो अगर कोई भी नंबर के लास्ट में जीरो आ रहा है तो वो क्या होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए, और 10 से डिविजिबल होने के साथ साथ 2 से और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है क्या आता है, एंड में जीरो आ जाता है। तो कोई भी नंबर जब भी आएगा तो हमें क्या होना चाहिए, लास्ट में जीरो आने के लिए 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और हम जब हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, 6 की पावर n, इसका क्या होता है बेटा प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n होगी, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n होगी, जो कि इट कैन बी ऑब्जर्व, ये जो हो रहा है ये कभी भी, ये जो होगा बेटा हम देख सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 is not a right subtraction of 6 की पावर n। यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो 5 है वो 6 की पावर n का फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। जब नहीं है तो फिर क्या होगा, तो हम देखते हैं क्या होगा उसके बाद। एक और साइड ले लेते हैं हम, ठीक है ना। जब हमें पता है कि वो उसकी पावर नहीं है तो क्या होगा बेटा, जब हमें मालूम है कि 6 की पावर n पर वो n नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं ना कि हेंस फॉर एनी वैल्यू of 6 की पावर n will not be divisible by 5, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि therefore 6 की पावर n cannot end with the 0 for any नेचुरल नंबर। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर n है कभी भी बेटा 0 पर एंड नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि हमें पता है कि उसके सॉल्यूशन में कभी भी 2 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टर्स नहीं आना है, और 6 की पावर n कभी भी 6 से 5 से हमारे डिविजिबल नहीं होगी। इसीलिए जो 6 की पावर n है किसी भी कंडीशन में आके क्या होगा बेटा, 5 से डिविजिबल नहीं होने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि वह कभी भी 0 पर एंड नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये आज का, जो कि बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड
7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे आप कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। जैसे हमारे जो कंपोजिट नंबर होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, एक को छोड़ के और क्या करते हैं, फैक्टर्स को कैरी करते हैं, है ना, वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है ना, तो अब आप देखोगे कि कंपोजिट नंबर हमसे ये पूछ रहा है या नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा फर्स्ट वाला जो है एक उसने दी इक्वेशन 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक है, जब हम देखते हैं तो 13 इसमें भी है, 13 यहाँ पर भी, तो हम 13 को क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस में आ जाएगा आपका 1। आगे जब आप सॉल्व करोगे तो 13 7 मल्टीप्लाई जब 11 करेंगे तो 70, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 13 मल्टीप्लाई 70 8 हो जाएगा। ठीक है ना, अब जब हम 78 के जब हम फैक्टर्स देखते हैं तो बोल सकते हैं बेटा 13 6 जा, 78 क्या होता है, 13 6 जा होता है, तो 13 मल्टीप्लाई 6 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो द गिवन फैक्टर है हमारे पास, है ना, जो एक्सप्रेशन हमारे पास दी है, तो हम बोल सकते हैं कि द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज इट्स फैक्टर, है ना, तो बिल्ड हम बोल सकते हैं क्या, इट इज अ, अगर इसके पास 6 भी है और 13 भी फैक्टर्स के फॉर्म में है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इट इज, ये हो रहा है कि इट इज अ, एक स्लाइड ले लेते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ, ये हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से हमें सेकंड वाली उसकी इक्वेशन को भी दिखाना है, एक्सप्रेशन को, कि क्या वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 प्लस में दिए बेटा क्या 5। इसी को भी जब हम देखेंगे तो दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे 5, क्या बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर साइड, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आने वाला है हमारा आंसर, ये हो जाएगा 108 और ये हुआ प्लस में 1। ठीक है ना, हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 109। ठीक है, अब जो 109 है बेटा वो क्या है, जो हमारा 109 है ये क्या है हमारा 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। ये यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो 109 जो 1009 है बेटा ये क्या है हमारा, आपका एक है ये प्राइम नंबर है, इसीलिए क्या हो रहा है ये आगे और फैक्टराइज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन है, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 as is फैक्टर्स। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या है बेटा एक कंपोजिट नंबर, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ कंपोजिट नंबर, और हमें क्या करना था, यही लाके प्रूफ करना था। ठीक है, आई थिंक बेटा हमारी सारी क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज के क्लियर हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।
ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और वेट करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।